I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. AI is everywhere you look around. AI models can contribute to climate change, diagnose diseases. It can help us accelerate the breakthrough science we need. And it's changing the world around us, whether you like it or not. We need artificial intelligence to help us explore the universe in places that we could have never done ourselves. What does it mean for weapons and war? Are we headed for a mass misinformation apocalypse? Believe it or not, AI was around us from a very long time. But पिछले कुछ सालों में AI became the headline of the world. Every major companies to new startups, people from billionaire, millionaire to just anybody, everyone wanted a piece of it. And now in 2024, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ AI ना हो. Well, now AI has become a marketing strategy. But keeping it aside, एक चीज जिसका बहुत ही रैपिड स्केल में ग्रोथ हुआ वो है जनरेटिव AI. May it be text, images and now videos. Fascinating, isn't it? But इन सब के present consequences हैं, such as data theft, deepfakes, and the major consequence is the loss of jobs in a rapidly growing population. Well, ये कहावत तो आपने सुना होगा कि AI कभी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता. But now, well, that may not be so true anymore. So it's 2024 now, and there is a big debate going on in the artist community. Is the art created by real humans the only art? Or these images generated through an AI can also be titled as art? और ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि AI images generate कैसे किया जाता है, art actually में होता क्या है, and who can be actually termed as an artist. So let's find out if AI art is really art. मगर ये डिसाइड करने से पहले कि AI आर्ट है कि नहीं, हमें ये समझना होगा कि AI इमेज जनरेटर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं. So I asked Gemini. It answered that the process includes 3 steps. Step 1, training with data. AI एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है known as न्यूरल नेटवर्क, सेम जैसा हमारा दिमाग काम करता है. इस नेटवर्क में बहुत ही ह्यूज डेटा सेट फीड किया जाता है जिसमें बिलियंस ऑफ इमेजेस और उनके टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होते हैं, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, लैंडस्केप्स के फोटोज और सारे कैप्शन के साथ. स्टेप 2, लर्निंग पैटर्न. As the AI processes this data, it learns to recognize patterns between the words and the visuals. जैसे कि एक कैट कैसे दिखता है, फर का टेक्सचर क्या होता है, या फिर एक सीनरी में एक्चुअली होता क्या क्या है. स्टेप 3, जनरेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट. ट्रेन होने के बाद आप AI को कोई भी नया टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और AI ने अपने ट्रेनिंग के दौरान जो सीखा है उसका इस्तेमाल करके वो एक नया फ्रेश इमेज जनरेट कर देगा. ये बस थोड़ा बेसिक नॉलेज है, ये इससे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे आप फर्दर डीप डाइव कर सकते हो. सो लार्ज टेक्स्ट गाइडेड डिफ्यूजन मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल ऑफ डेटा सेट्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. तो एक AI को इमेज जनरेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डेटा रिक्वायर्ड है, एंड दैट्स व्हेयर द प्रॉब्लम लाइज. सो ये डेटा सेट्स में प्रोबेबली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिजिटल इमेजेस, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट और भी बहुत कुछ होते हैं which are later feeded into the generative AI. जो इमेजेस AI मॉडल में फीड किए जाते हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं. इससे लेटेंट इमेज भी कहा जाता है और ये कुछ इस तरह दिखता है, मगर मॉडल इसको वापस से रिवर्स कर सकता है टू लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एज द ओरिजिनल इमेज. ओरिजिनल और रिकवर्ड इमेज का ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि AI कंपनीज इसे एक एक्सक्यूज जैसा यूज करते हैं टू सर्कमवेंट करंट कॉपीराइट लॉस, एंड इट enables them to cheat the artist of their due recompense and steal their work. ये कंपनीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज ए रिसर्च पर्पस ये डेटा को यूज करते हैं, एंड देन लेटर दे यूज इट फॉर देयर ओन प्रॉफिट, जो कि बाद में AI प्रॉम्प्टर्स यूज करते हैं टू जनरेट इमेजेस, और यू कैन कॉल इट आर्ट, एंड देन दे लेटर कॉल देमसेल्फ आर्टिस्ट. And many artists and people are against this idea. Basically, the entirety of my work
and all was done without anyone's consent, no credit, no compensation, no nothing. I have never been asked. I have never been credited. I have never been compensated one penny. My fear is that I won't be able to paint, that I won't be able to enjoy what I do. Discovering that as a single mom and struggling artist was pretty upsetting to find out that there are these companies profiting off of my name and my work. One such artist is Sam Yang. Sam Yang is a Toronto-based artist और इनके आर्ट को विदाउट परमिशन यूज किया गया AI जनरेटर्स को ट्रेन करने के लिए to spit out images that look exactly like his art. And I am just so tired of it. Why artists are upset and what we're fighting for. I myself, and I know a lot of artists, are not here to erase AI technology completely. We don't want to do that. But the way these systems are organized and structured to take advantage of millions of artists is something that we are not okay with. It's not about pushing back against AI technology itself. It's about pushing back against these unethical practices of using our work, commercializing it, all of which without our consent. Artists such as myself are not given the option to opt out, not given any compensation, and not asked for consent or permission before our images are used. I don't even want an opt-out system. This system should be opt-in the first place. This system exploits artists, it's unethical, and I don't want to be a part of it. ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां आर्टिस्ट का पर्टिकुलरली नाम यूज किया गया टू क्रिएट आइडेंटिकल इमेजेस. So I found that my name had been used just last year alone over 12,000 times. Why does this feel so gross and violating? And now Midjourney have recently introduced a feature called consistent styles, जिससे कि अभी वो किसी भी आर्टिस्ट का स्टाइल को मिमिक कर सकता है. सो जैसे कि बहुत सारे AI कंपनीज क्लेम करते हैं कि AI इज अ टूल टू हेल्प द आर्टिस्ट. वेल ना, हियर आर्टिस्ट वर्क आर यूज्ड अगेंस्ट देम एंड इट्स ओनली हेल्पिंग द पीपल हु वांट द रेपुटेशन ऑफ एन आर्टिस्ट विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क एंड डोंट इवन हैव द डेडिकेशन टू लर्न द क्राफ्ट. इंटरनेट से लिए हुए सारे इमेजेस और टेक्स्ट एक डेटा सेट बनाते हैं जो कि एक कंपनीज अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं. और एक बहुत ही बड़ा डेटा सेट है Leon 5B, जिसमें 5.85 बिलियन क्लिप, फिल्टर्ड इमेज, टेक्स्ट पेयर्स हैं जो कि इंटरनेट से लिए हुए हैं, जिसमें सब आता है. प्राइवेट इमेजेस, कॉपीराइटेड इमेजेस, पब्लिक डोमेन इमेजेस एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट, सब आता है. वन ऑफ देयर स्पॉन्सर्स इज स्टेबिलिटी AI, which is sued by Getty Images for its role in supporting the development of Leon, which includes 12 million photographs from Getty Images. इसको मिडजर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन में भी यूज किया गया है. और सबसे मेन बात यह है कि Leon 5B ने इनके आर्टवर्क्स और फोटोग्राफ्स को उठाने से पहले किसी की भी परमिशन नहीं ली. तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट या एक फोटोग्राफर हैं तो बहुत चांसेस है कि आपके आर्टवर्क्स और फोटोग्राफ्स को बिना पूछे यूज किया जाए टू मेक अ जनरेटर क्रिएट इमेजेस फॉर अदर पीपल जस्ट लाइक दैट. एक जर्मन स्टॉक फोटोग्राफर हैं रॉबर्ट स्नेस्की, जिन्होंने अपने फोटोज को Leon के डाटा सेट से रिमूव करने का ट्राई किया. बट Leon's lawyers replied that not only Robert has no right of deletion, but he also owes $979 for making an unjustified copyright claim. This is a big problem. Keeping this in mind, there should be a change in legal framework to give artists the power of ownership of their own work. लॉ को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कंपनीज रिसर्च और नॉन प्रॉफिट पर्पस के नाम पे कितना और किस टाइप का डाटा इंटरनेट से स्क्रैप कर सकती है अपने डाटा सेट को बनाने के लिए. ये भी जरूरी है कि आर्टिस्ट की परमिशन ली जाए और उनके मटेरियल्स को लाइसेंस करने के लिए उन्हें उसकी रॉयल्टीज मिले. बट नाउ लेट्स प्ले अ गेम. Cooperate wanted to find the non-AI generated image from these two images. If you choose this one, then unfortunately you are wrong. And alarming बात तो यह है कि ये भी AI generated image ही है. और सोचिए, हम जब भी किसी भी ऐसी अच्छी फोटो या आर्टवर्क को देखते हैं, हम ये तो नहीं सोचते कि ये किसी एक इंसान ने बनाया है या फिर ये एक AI generated image है. We solely focus on the image that is right in front of us. मगर फ्यूचर में AI इमेज इतना भर जाएगा इंटरनेट में कि किसी भी अच्छी इमेज को देखने के बाद हम सबसे पहले उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे. सबसे पहले आएगा मन में डाउट कि क्या ये इमेज रियल भी है या फिर किसी ने बस प्रॉम्प्ट कर दिया. और जिसने जेन्युइनली मेहनत करी होगी उसका काम छुप जाएगा. तो चलिए ऐसे ही एक और केस में नज़र डालते हैं.
साल 2022 में जेसन एम एलन ने कोलोराडो स्टेट फेयर एनुअल आर्ट कंपटीशन में ब्लू रिबन प्राइज जीता था। उनके जीतने की वजह से एक कंट्रोवर्शियल डिबेट चालू हुआ, क्योंकि उन्होंने जो आर्ट के वजह से वो प्राइज जीता था वो एक AI जनरेटेड इमेज था, जिससे कि बहुत से लोग और बहुत से आर्टिस्ट नाराज थे। उनका वर्क थ्रेटेड द ओपेरा स्पेशल को बहुत बैकलैश आया, बट एक पर्टिकुलर आर्टिकल ने इस जनरेटिव वर्क को एक पॉजिटिव वे में लिया। According to Aesthetics for Birds website, this generative work has a much deeper meaning. The article says that his work, Threaded the Opera Special, is undeniably beautiful. Its color palette and composition evoke drama. Expressive brushstrokes prove care for each element. And the subject, women staring out onto the countryside from a vaguely European but suggestively futuristic ballroom, invites interpretation. Maybe it is a comment on being kept women, the anonymous ladies secluded from nature and politics in their artificial home. Or maybe the painting is a comment on class, the wealthy women in the ballroom looking out at the rustic people. ये पीस जनरेट करने के लिए एलन ने मिड जर्नी के टेक्स्ट बॉक्स में कुछ कीवर्ड्स डाले एंड आफ्टर दैट बहुत सारे इमेजेस से उन्होंने इसको चूज किया। वेल, कैन वी कॉल दैट आर्ट? According to this article, it's less important to focus on the mind of the AI program and more important to compare AI-generated art to the works we already laud. We should accept AI-generated art as art for the very same reason that we accept some of the most famous pieces in art history as art. But that's not true. By this explanation, we are completely destroying the meaning of art itself. We can define art as something that was intentionally created to provide a sensory experience for the sake of interpreting the world. इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose you are looking at Vincent van Gogh's Starry Night, and then you realize कि ये एक कॉपी पीस है of the original work. It is an counterfeit. उसके बाद वो आर्ट से सारा मीनिंग चले जाएगा, because it is not the intentional act of creativity. It's just a mere copy. तो वो पीस व्यूअर्स के लिए एक टेम्परल आर्ट वर्क जैसा बिहेव करता है. Then it returns to not being art. It's similar case with AI art. That's why AI art is not real artwork. Because AI art only exists in hyperreal. There is no wizard when we pull back the curtain. और इनके हिसाब से AI आर्टवर्क बनाने वाले लोग जो प्रॉम्प्ट डालते हैं और बहुत ही मेहनत से इमेज चूज करते हैं, वो सेम है टू ए फोटोग्राफर्स वर्क. मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स डेंजरियस कंडीशंस में जाके फोटोज खींचते हैं, उनका काम और AI प्रॉम्प्टर्स का काम सेम है. They miss the point that इन्हीं इमेजेस को यूज करके AI जनरेटर्स कोई एक ढंग का इमेज जनरेट कर पाते हैं. तो जो लोग AI इमेजेस को जनरेट करके खुद को आर्टिस्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि द वर्क वाज डन बाय द जनरेटर. आपने बस प्रॉम्प्ट कर दिया, और अब तो प्रॉम्प्ट जनरेटर्स भी आने लगे हैं ताकि लोगों को जरा सी भी मेहनत ना करनी पड़े. सेलिब्रिटीज और फेमस पर्सनालिटीज के AI जनरेटेड इमेज आपको हर जगह मिल जाएंगे. Many people are naturally inclined to believe what they see. इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में डीप फेक इमेजेस और वीडियोस जनरेट करना इतना आसान है. And some of these images are that believable that one can be truly deceived by it. Here are some examples. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. You shouldn't believe everything you see. It may be fake or a deep fake. They may look like the real person, but they are AI-generated imposters. Seeing is no longer believing. Karen Howe, who is MIT Technology Review senior editor, stated the biggest threat is to women and vulnerable population. By far, 95% of deepfakes are non-consensual porn of women. Individual level is highest threat. This number includes anyone whose image has been captured digitally and posted on the internet. This applies to virtually every woman in the country, if not the world, and therefore poses an exponentially larger risk. One such major risk is its influence in election campaign. AI has become a decisive and divisive tool this election campaign. It can even create riots or disturb the social fabric of the nation by making some political leaders speak about some religion or caste. Meaning there is a great threat of deepfakes and synthetic media to national security, law enforcement, commerce and our society. हमें फ्यूचर में बहुत ही मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे to balance things out. Firstly, AI generated images को ट्रैक करना इजी होना चाहिए.
ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा इमेज AI जनरेटेड है और कौन सा नहीं। एंड सेकंड पॉइंट, किसी भी आर्टिस्ट का एग्जैक्ट स्टाइल कॉपी करना अलाउड नहीं होना चाहिए और ना ही जनरेटर्स में उनका नाम यूज़ होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, AI जनरेटेड इमेजेस को बस रेफरेंस के जैसा यूज़ करना चाहिए और फुल्ली AI जनरेटेड इमेजेस को एज एन फिनिश प्रोडक्ट या फिर एज एन फिनिश कॉन्सेप्ट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो ऑन द एंड नोट, मेरे हिसाब से फ्यूचर में AI मेनली आइडिएशन के लिए यूज होगा एंड नो डाउट ह्यूमन आर्ट हमेशा AI से वे सुपीरियर होगा और AI एक चीपर ऑल्टरनेटिव बन के रह जाएगा। AI बस वही लोग यूज़ करेंगे जो लोग रियल आर्टिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। आर्टिस्ट with skills, practice, experience, imagination and creativity.